क्या नाम है आपका? रमेश कुमार पांडे। आप आज़ाद मैदान में यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं 6 अक्टूबर 2025 से। किस मुद्दे को लेके बैठे हैं यहाँ पे, क्या मामला है? ये अनाधिकृत बांधकाम को लेके मुद्दा है हमारा। वसई विरार महानगर पालिका के खिलाफ मुद्दा है ये हमारा, जो कि अनाधिकृत बांधकाम को संरक्षण दे रही है वसई विरार महानगर पालिका। ये मुद्दा 2023 से चल रहा है। 2023 में जो है एप्लीकेशन यहाँ पे डाला गया था, पत्र डाला गया था। पत्र डालने के बाद उसके बाद वसई विरार महानगर पालिका जो है नोटिस देती है विकासक को नोटिस देने के बाद उसके बाद वसई विरार महानगर पालिका के संरक्षण में वहाँ पे काम होता है। काम होने के बाद स्टे आ जाता है। स्टे आने के बाद फिर से उस पर काम चलता है, जो कि माननीय न्यायपालिका की मेरे जानकारी के हिसाब से अवहेलना होती है। इस पर न तो पुलिस प्रशासन का ध्यान गया, न तो वसई विरार महानगर पालिका। पुलिस प्रशासन को हो सकता है संज्ञान में ना रहा हो ये मैटर, तो इसका नहीं। अभी इस मामले में आपकी प्रमुख मांग क्या है? मेरी प्रमुख मांग ये है कि ये जो स्टे के बाद जो हुआ है कंस्ट्रक्शन, पहले तो उसको संज्ञान में लिया जाए कि स्टे के बाद कैसे कानून की अवहेलना की गई है। वसई विरार महानगर पालिका को ये नहीं बोल सकती मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि लगातार वसई विरार महानगर पालिका को पत्र दिया जा रहा था, आयुक्त को पत्र दिया जा रहा था, प्रभागडी को पत्र दिया जा रहा था, संबंधित सारे विभाग को पत्र दिया जा रहा था। इसलिए वसई विरार महानगर पालिका ये नहीं बोल सकती मेरे संज्ञान में नहीं था। वसई विरार महानगर पालिका के संज्ञान में होते हुए भी इस पर लगातार काम चलता रहा, यहाँ तक कि उसका जो है फूड लाइसेंस आना, फायर का लाइसेंस आना, उसके बाद बार लाइसेंस आना। यानी अभी आप वो विषय वो तो ठीक है, मगर अभी आप यहाँ पे जो अनशन पे बैठे हैं, तो अनशन पे जब आप बैठने आ रहे थे 6 तारीख को, तो वो उसी समय पे हमारे संज्ञान में आया है कि ये आपका पहला ये जो मुद्दा था कि MRTP के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए, वो मुद्दे पे पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ये एकदम सत्य बात है कि पहला हमारा जो ये था कि MRTP के तहत गुना दाखिल हो, क्योंकि MRTP के तहत जब FIR हो जाएगा तो ये प्रमाणित हो जाता है, जो वसई विरार महानगर पालिका ने अपना रिपोर्ट लगाया है कि ये अनाधिकृत बांधकाम हुआ है, यानी वसई विरार महानगर पालिका के संज्ञान में है ये कि अनाधिकृत बांधकाम हुआ है। पुलिस विभाग को जब पता चला 14 जुलाई को पत्र दिया जाता है, उसके बाद से उसको जो विधिक कार्रवाई था, विधिक ढंग से जो उनको डॉक्यूमेंट चाहिए था उन्होंने मांगा, उसके बाद उन्हें त्वरित FIR दर्ज किया है। ऐसे अभी आप जिस विषय को लेके यहाँ पे बैठे हैं, 6 तारीख से बैठे हैं, आज आपका कितना 8 तारीख हो गया, 6, 7, 8, आज तीसरा दिन हो गया। क्या कोई आपके पास आया, किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, हमारे पास संपर्क करने की जो है अजोले पुलिस स्टेशन से जो है 2 से 3 बार कॉल आया है कि अभी आपकी क्या मांगे हैं। तो मैंने उनको सिर्फ यही बताया कि इसमें संबंधित जितने भी वसई विरार महानगर पालिका का, ऐसा नहीं है कि विकासक की इसमें लापरवाही है या विकासक ने ही कार्य किया ये अनाधिकृत। अगर इसको संरक्षण दिया गया है तो वसई विरार महानगर पालिका के भी कर्मचारी जिम्मेदार हैं। संरक्षण मिला तभी तो ये बना। स्टे के बाद जो काम हुआ है वो वसई विरार महानगर पालिका के संरक्षण में हुआ है। अगर वसई विरार महानगर पालिका का विकासक का बात नहीं मान रहा था तो पुलिस स्टेशन को इसको उनको नोटिस देना चाहिए था, सूचना देना चाहिए था, फिर पुलिस विभाग का काम था। लेकिन अगर उनके पास ऐसा कोई पत्र है तो प्रेषित करें। तो इसमें एक जानकारी आ रही है कि जिस विषय को आप लेके बैठे हैं और उसके जो विकासक हैं वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या मामला है इस पे? रिश्तेदार तो हमारे सभी, पर्टिकुलर एक रिश्तेदार नहीं, हमारे रिश्तेदार तो आप भी हैं रिश्तेदार। आप भले मीडिया वाले हैं, उससे क्या लेना देना है? रिश्तेदार तो हमारे पूरे भारतीय हैं। रिश्तेदार वो है, हम इसको अनदेखी नहीं कर सकते। रिश्तेदार हमारा भाई भी है, हमारे माँ बाप भी रिश्तेदार में आते हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो भी रिश्तेदार में आते हैं। रिश्तेदार का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी गलत काम करे, अनाधिकृत काम करे, हम उसको संरक्षण दें या हम उसको बढ़ावा दें। हमारा सीधा सा मतलब ये है कि हम किसी को भी संरक्षण नहीं दे सकते अनाधिकृत बांधकाम के लिए या गलत काम करने के लिए। हम उसका विरोध करेंगे, प्रशासन को संज्ञान में देंगे और उस पर कार्रवाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। तो क्या इस अनशन जो आप धरने या अनशन पे जो बैठे हैं, इसके बाद
अगर कोई कार्रवाई होती है संबंधित विषय पर, जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन आप बता रहे, तो अगर कार्रवाई हो जाती तो क्या इससे आपके और संबंधित विकासक के जो रिश्तेदारी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, रिश्तेदारी फर्क पड़ने की वजह से हम किसी गलत काम को संरक्षण दें, ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम मोदी को फॉलो करते हैं तो वो गलत चीज़ को किसी को नहीं देखते, चाहे वो कोई भी हो। हम उनको फॉलोवर हैं। मतलब आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं, मोदी जी के फॉलोवर। उनके मार्गदर्शन को देखता हूँ, योगी जी के मार्गदर्शन को देखता हूँ, कैसे कार्य करते हैं। वो किसी के जो है रिलेटिव या किसी के वो नहीं देखते। उनके निगाह में जो गलत है वो गलत है। तो अभी इस मामले में पुलिस की जो भूमिका रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या पुलिस ने अपना काम अच्छे से? मैं इतना मानता हूँ कि पुलिस भूमिका जो बीबीएमसी जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अब जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जो उन पुलिस का जो है रोल होता है या विधिक ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए वो भी आगे करें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पुलिस निरीक्षक जो इस समय वर्तमान में हैं वो बहुत अच्छे हैं और प्रशासन के प्रति बहुत सजग रहते हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई त्वरित कराएंगे। मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आपका कोई उनसे अच्छी मित्रता है, ऐसा कुछ? बिल्कुल मित्रता नहीं, उनके कार्य प्रारूप को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो विधिक ढंग से कार्य करते हैं। तो अभी इस मामले में भी क्या, अभी तो पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, नहीं अब पुलिस के ऊपर आप पुलिस कैसे पूरा काम नहीं करते, वो कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे की कानूनी प्रक्रियाएं बाकी हैं जो कि पुलिस को करना चाहिए। तो पुलिस का यहाँ पे रोल है क्या? आपके अनशन में पुलिस का कुछ रोल है? पुलिस के ऊपर कुछ आरोप है आपका? नहीं, मेरा पुलिस के ऊपर आरोप नहीं है। मेरा सिर्फ पुलिस से इतनी ही मांग है कि जो भी कार्रवाई है वो त्वरित करें और जो इसमें संबंधित जो भी अधिकारी हैं इसमें लिप्त हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी जांच की जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके संज्ञान में होते हुए ही मेरा ऐसा मानना है कि जो है उनके संज्ञान में रहते हुए ही ये कार्य हुआ है। अभी इस विषय पे हमने भी देखा है, इस विषय को हम बहुत ही नज़दीकी तौर पे हमने इस विषय पर स्टडी किया है, हमने देखा है इस विषय को। तो 2023 में जब इस पे शिकायत पत्र गई थी, महानगर पालिका को दिया गया था, तो महानगर पालिका ने उन शिकायत पत्रों के आधार पे क्या आपको नहीं लगता है कि उनको त्वरित ही उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी? यही तो मेरी मांग है कि जब 2023 में जो है फरवरी 2023 में, संभवतः फरवरी 2023 है, जब पहला पत्र गया था उसी समय जो है नोटिस भी इशू की गई थी विकासक को। उसके बाद कार्रवाई न करके मुझे ऐसा लगता है कि उनको संरक्षण दिया गया या भ्रष्टाचार की वजह से संरक्षण दिया गया या कैसे हुआ, ये तो वसई विरार महानगर पालिका को उस समय त्वरित जो अधिकारी थे वो उन्हीं को पता है। लेकिन संरक्षण ऐसा मिला कि वो जो है स्टे तक पहुंच गया विकासक, स्टे को लेके, और स्टे के बाद भी लगातार उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई रोक नहीं और लगातार वो प्रगति पे कार्य रहा। ये सबसे बड़ी जो है मुझे प्रशासन की इसमें जो है हिला वाली दिखती है। 2023 से लेके अभी 2025 चल रहा है और 2025 लगभग ख़त्म होने के लिए आ गया है। इस अभी कह ले कि तो 2.5 साल के करीब मामला चल रहा है, 2 साल 2.5 साल हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, ज़्यादा ही, संभवतः ज़्यादा हो गया। तो इस दरमियान प्रभाग वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति डी का मामला है, बरोबर? यस। तो इस प्रभाग समिति डी में कितने सह आयुक्त, प्रभारी सह आयुक्त आके गए होंगे, लगभग एक अंदाजन आप बता सकते हैं? 7 से 8 है, मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ, हमारे पास पूरी लिस्ट है उनकी। तो कितने लोग थे उसमें अभी तक प्रभारी सहायक? तो सहायक सर्वप्रथम जब पत्र गया हुआ है शिकायत पत्र, उस समय विशाखा मोरघरे जी थी जो कि 8/2/2022 से 13/4/2023 तक उन्होंने पहला पत्र दिया था, कार्रवाई हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आए हैं मनाली सिंधे जी, श्रीमती मनाली सिंधे जी, सहायुक्त प्रभाग डी, वो 7/4/2023 से रही हैं 1/1/2024 तक। उन्होंने भी नोटिस दिया, सूचना दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा भी नहीं की गई। नीलेश म्हात्रे जी आए उसके बाद 8/12/2023 को, वो 13/2/2024 तक थे, उन्होंने भी नोटिस पत्र जारी किया, कार्रवाई हुई, लेकिन उनके द्वारा भी कोई भी कार्रवाई की नहीं गई। उसके बाद आए हैं गिलशन गोसावी जी, उन्होंने भी नोटिस पत्र दिया, एमआरटीपी के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया,
ये आए गिल्सन गोस्वामी जी 4/2/2024 से 3/9/2024 तक। गिल्सन गोंसाल्विस का जब भी आप बता रहे हैं कि नोटिस दिया, उन्होंने कार्रवाई नहीं किया है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि गिल्सन गोंसाल्विस जब वो कार्यरत थे उस दौरान उसके पहले इस विषय पे स्टे हो चुका था, बरोबर? सुनिए, इस विषय पे जब वो गिल्सन गोंसाल्विस आए थे अपने जॉब पे, वहाँ पर उन्होंने ड्यूटी जब ज्वाइन की थी, उसके पहले इस कंस्ट्रक्शन पे स्टे हो चुका था। ठीक है, उसके बावजूद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लगातार। हाँ। ठीक है, फिर जब गिल्सन गोंसाल्विस ने वहाँ पे नोटिस दिया, उसके बाद मुझे इतनी जानकारी है कि गिल्सन गोंसाल्विस अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए भी थे, शायद कुछ कार्रवाई किया था उन्होंने। बिल्कुल, ये जो है गिल्सन गोंसाल्विस जी आए हुए थे, वहाँ पे जो है थोड़ा कार्रवाई 13 और 14 शॉप पे किए थे। बनारसी जंक्शन पे नहीं किए थे उन्होंने। बनारसी जंक्शन मालिक के एक और पार्ट है 13-14 शॉप नंबर, उस पर उन्होंने थोड़ा कार्रवाई किया था। उस समय वो चाय की टपरी थी, इस पर थोड़ा कार्रवाई की गई थी। चाय की दुकान, नाश्ता की दुकान, ऐसा कुछ समथिंग था वो, उस पर तोड़ा गया। और एक पान की टपरी थी बाहर, बनारसी जंक्शन के बाहर, उसको तोड़ा गया था। ये केवल दिखावे के रूप में भी तोड़ा गया, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा ये मांग है, तोड़ा कार्रवाई हुई, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तोड़ा कार्रवाई की गई। जब तोड़ा कार्रवाई की गई तो वो पुनः निर्माण कैसे हो गया? जब स्टे है यथास्थिति, या तो बीबीएमसी ने गलत तोड़ा कार्रवाई की। बीबीएमसी अगर स्टे के बावजूद अगर तोड़ा कार्रवाई करती है तो कानून का उल्लंघन करती है। अगर वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है और वो तोड़ा कार्रवाई कर दिया है तो बनना नहीं चाहिए था। तो ये बना कैसे? ये भी इसका मतलब है कि सहायुक्त गिल्सन गोस्वामी के संरक्षण में ही हुआ है, मेरा यही सब मानना है। उसके बाद मोहन संखे जी आए हैं। मोहन संखे जी का कार्यकाल जो है लगभग 3 महीने का ही था। उनका हमें बहुत जानकारी नहीं है उनके पत्र के बारे में, लेकिन फिर भी इनके कार्यकाल में भी सूचना नोटिस दी गई है, ऐसा संभवता है, लेकिन मुझे ये अभी तक संभावित है, ये मैं क्लियर नहीं बोल पाऊँगा। उसके बाद आई हैं श्रीमती अलका खैरे मैडम। अलका खैरे मैडम के कार्यकाल में पूरी जांच हुई, पंचनामा हुआ, रिपोर्ट लगा, डिक्लेयर की, उन्होंने अपनी जो है वो निर्णय दिया कि ये समथिंग 500 या 600 स्क्वायर फीट जो है अनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। 25,000 लीटर पानी की टंकी अनाधिकृत रूप से बनाई गई है, जो कि एकदम बिल्डिंग के पिलर के बगल में ही है, बनाया गया है, जिससे पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो सकती है। इतना बड़ा लापरवाही होते हुए भी, इसका शिकायत जाने के बाद भी और संज्ञान में आने के बाद भी बीबीएमसी सक्रिय नहीं होती। बीबीएमसी सक्रिय तब होती है जब बिल्डिंग कोई गिर जाए, उसमें कुछ लोग मर जाते हैं, तो तब उसके बाद उनको समझ में आता है कि अब सक्रिय होना चाहिए, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दें, हम अपना पल्ला झाड़ दें। पहले नहीं, ये 14 माले की बिल्डिंग है, अगर एक भी पिलर अगर डैमेज हो जाता है तो कितनी बड़ी क्षति हो, जन साधारण की क्षति होगी। इसको बीबीएमसी शायद ये नहीं, सिर्फ रिपोर्ट लगा दिया, अगर वो गलत किया है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसके बाद भी अलका खैरे मैडम ने 7 से 10 दिन के अंदर उसी विकास को, उसी बार रेस्टोरेंट को पानी का कनेक्शन दे देती। इसमें भ्रष्टाचार की पूरी संभावना दिखती है मुझे, कि अगर उन्होंने ये निर्णय दिया कि ये अनाधिकृत है तो उन्होंने पानी का कनेक्शन कैसे दिया? ये तो मौलिक, ये मानवीय कर्तव्य भी बनता है कि अनाधिकृत है तो फिर निर्णय पानी का कनेक्शन कैसे दें, उस पर तो पूछना चाहिए। ये तो यहाँ पे हर जगह विधि नहीं आती है, कुछ तो मौलिक भी होता है अपना। इसके बाद अलका खैरे के बाद कौन आए थे वहाँ पे? अलका खैरे के बाद आए सौंदर्य शंकर जी। इनकी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से तत्काल ये मेडिकल पे चली गई। मेडिकल के जाने के बाद इनकी जगह पे नए सहायुक्त आए जितेंद्र नायक जी। हाँ, इन्होंने इस विषय पे क्या किया? इन्होंने इस विषय पे बहुत पहले शुरू में पता बहुत हीला हवाली किया उन्होंने, लेकिन पत्राचार होने के बाद कुछ मीडिया लोगों का, बाकी सब लोगों के सहयोग की वजह से या कुछ उनको अपने कर्तव्यों के ज्ञान हुआ होगा, जिसकी वजह से इन्होंने 14 जुलाई 2000, उसके पहले 14 जुलाई से पहले जो अपने आयुक्त जी थे, उनका एक जन सूचना जारी किए हुए थे, जिसमें कि 1 जुलाई समथिंग, यही डेट है, 1 जुलाई 2025 को जितने भी अनाधिकृत बांध काम हुए हैं उसके विकासक के ऊपर MRTP के तहत गुना दर्ज हो। शायद इसी को हवाला देते हुए या इसी की वजह से उन्होंने जो है FIR दर्ज करने के लिए अचोले पुलिस स्टेशन को जो है
पत्र जारी किया। उसके बाद एक अचोले पुलिस स्टेशन ने संज्ञान में लिया, जो विधिक ढंग से उनको लगा, उपयुक्त लगा, पत्राचार के माध्यम से उन्होंने दस्तावेज मांगे। दस्तावेज जब उनको उपलब्ध कराया गया तो अचोले पुलिस स्टेशन के द्वारा जो है FIR दर्ज। इस विषय में जो स्थानिक मीडिया है उनका क्या रवैया रहा था इस मामले में? कुछ देखिए, मीडिया ने अपना सक्रिय रोल किया है। मीडिया कहीं पर भी इसमें जो है हिलावाली नहीं की। मीडिया का देखिए, ये भारत देश का ये चौथा स्तंभ है। मीडिया क्या करती है? मीडिया का काम सिर्फ इतना होता है कि कोई भी चीज़ है, अच्छा काम हो रहा है तो उसको भी दिखाना, गलत काम हो रहा है उसको भी दिखाना, कहीं अनाथ के निर्माण कार्य है उसको भी प्रशासन को अवगत कराना। उसके बाद प्रशासन का कार्य है उसको कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थित कराया जाए। इसीलिए हमारा तीसरा स्तंभ है जो है अपना न्यायपालिका, जो इस पर सक्रिय होती है। कार्यपालिका सेकंड स्तंभ माना जाता है, जिसको पूरा देखना है। कार्यपालिका के अंतर्गत ही अपना जो है अपना महानगर पालिका आ जाता है, पुलिस विभाग आता है, जिसको कि ये देखना है हमें कैसे सुचारू रूप से करना है। अभी इस विषय पे हमने जानकारी इकट्ठा की थी कि इस विषय पे भी पुलिस स्टेशन, जो अचोले पुलिस स्टेशन द्वारा संबंधित महानगर पालिका को भी पत्र गया था, जब 2023 के करीब 2024 के आसपास गया था। उसके बाद फिर जिला अधिकारी कार्यालय से भी पत्र गया। फिर ये भी पता चला है कि ये अपना नगर रचना विभाग से भी शायद पत्र गया है उनके पास, प्रभाग में सब गया है। किंतु इतना सारे विभागों से पत्र जाने के बाद भी अगर प्रभाग के स्तर पर इतना समय लगता है एक कार्य को निपटाने के लिए, एक कार्य को अंजाम तक लेके जाने के लिए कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला बनता है कि नहीं? माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो आप जो जैसे भी बताए बोले हैं ना, यही चीज़ ये आप देखिए, इसको जो चेन बन रही है, ये पूरा एक सर्कल बड़ा सा गोला बन रहा है, जिसके अंदर एक सेंटर बिंदु रखा गया है। उस बिंदु को पकड़ने के लिए सब लोग कोशिश करते हैं, और वो जो बिंदु है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। जो सेंटर का बिंदु है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। वो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु को सिर्फ पकड़ने की कोशिश की जाती है, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की जाती है। ये पूरा सेंटर आप चेक देखिए, और उस सेंटर को देखिए। जब देखेंगे कुछ केंद्र बिंदु को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब इनको सब लोग बोल रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है ये कि जो है हमारे जो जिलाधिकारी से उच्च अधिकारी हैं, उनकी भी अब बातों की अवहेलना की जा रही है, या आयुक्त की बातों की अवहेलना की जा रही है, सहायुक्त की, उपायुक्त की बातों की अवहेलना की जा रही है। पुलिस विभाग भी इनको अवगत कराया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कहाँ क्यों नहीं हो रही है? तो क्या आप क्या चाहते हैं? क्या उनके जो संबंधित इतने, आपके हिसाब से जो पेपर अभी आपने दिखाया कि 7 से 8 लोग करीब आयुक्त और प्रभारी आयुक्त हो गए हैं, इस मामले में उनकी जांच, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से जांच हो चुकी है, और कड़ी का जांच माने कड़ी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मिसाल बननी चाहिए कि कोई भी जो है अधिकारी आ रहा है तो जनता की सेवा के लिए आ रहा है, अपनी सेवा करने के लिए नहीं आता है। वो हमारे पैसे से वो बैठे हुए हैं, वो उनका खुद का पैसा नहीं है। हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं, उसका पैसा वो करते हैं, उसके पैसे से उनका हो रहा है। हम पैसा पे कर रहे हैं, हमारी सेवा के लिए आते हैं। हम उनसे कोई चीज़ मांगते हैं, अधिकार के तहत मांगते हैं, जन सूचना अधिकार के तहत मांगते हैं, उनको हमें अच्छी तरह से सूचना देनी चाहिए, जो कि उनका कर्तव्य है। मुझे ऐसा लगता है वो अपने कर्तव्यों के ऊपर सजग नहीं है। या तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है, उनको कर्तव्य की जानकारी दी जानी चाहिए, उनका मौलिक कार्य क्या है उनको बताना चाहिए। उनका मौलिक कार्य ये नहीं है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण दिया जाए। उनका मौलिक कार्य है, मेरी जानकारी के अनुसार जो मैं जानता हूँ, मौलिक कार्य है कि जनता की सेवा के लिए वो आते हैं। अभी एक जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर शब्दों में बोलते हैं कि मैं भारत का सेवक हूँ, नागरिक का सेवक हूँ। उनसे सीखना चाहिए। अभी एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं कि इस मामले में पूरा जो मामला चला है, इस मामले में जो आप 6 अक्टूबर 2025 से लेके अब तक आज, यानी कि आज 8 अक्टूबर 2025 हो गया है, तो आज तीसरा दिन है, कुछ घंटे बचे हैं, इसके बाद तीसरा दिन भी ख़त्म हो जाएगा, तब अनशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये अनशन का पे अब आपकी मुख्य मांगे
क्या है कि आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, इस विषय पे क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट में बताइए। देखिए, मेरी मुख्य मांग ये है, स्टे के सूचना के बाद से स्टे तक पहुंचने तक की जो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, स्टे के बाद से जो कार्य प्रगति पर रहा वो क्यों हुआ, जो भी एनओसी कार्य जो भी जितने भी कार्रवाई क्यों हुआ, और ये दौरान जितने भी अधिकारी वीवीएमसी के थे आए और कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए, ऐसा उनके ऊपर क्या दबाव था, भ्रष्टाचार का दबाव था या क्या दबाव था, वो इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, और स्पष्टीकरण के साथ साथ इस पर जो भी उचित हो कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरी मांग है। और जो भी है, आज ये सिर्फ ये नहीं है कि गुनाह दाखिल हो गया है MRTP के तहत, इसी के तहत पुलिस विभाग शांत हो जाए, इस पर भी उनका जो निष्पक्ष रूप से जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रकरण किस टाइप में कैसे एक मिसाल बनाना चाहिए चोले पुलिस स्टेशन को इस प्रकरण को लेके, कि ऐसी भी कार्रवाई हो सकती है। गलत कार्रवाई के हम किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। पुलिस विभाग इतना बड़ा रोल होता है, वो किसी भी विभाग को पेश कर सकती है, किसी के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, और अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो उच्च अधिकारियों से संरक्षण लेना चाहिए पुलिस विभाग को।